है, यानी आफ्टर फंडामेंटल राइट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डीपीएसपी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। उसके बाद पार्लियामेंट, ऐसे मतलब हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन वन वे और अदर मेंस में प्री में पूछ ही लेता है। तो डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या चीज है, थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कल, थोड़ा और देने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, स्लाइड्स पे भी बात करेंगे। वैसे भी पहले पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 4 हमेशा देखिए रोमन में लिखा जाता है इसमें, ठीक है ना। ओके, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये जो बात करता है, ये बात करता है डीपीएसपी। किसकी बात करता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है जरा बताओ भाई, क्या है? पार्ट, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव? डायरेक्शन देना, किसी को बताना कि भाई ये ऐसे करना है, वो वैसे करना, वो डायरेक्शन होता है। प्रिंसिपल्स मतलब रूल एंड लॉज जो बताना। ऑफ स्टेट मतलब आपको पता है गवर्नमेंट, ठीक है। एंड नॉर्मली एंड पॉलिसी मतलब पॉलिसी होता है जो भी हमें लॉन्ग टर्म करना हो उसको हम अपनी पॉलिसी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान, ये डायरेक्टिव्स दे रहा है या डायरेक्शन दे रहा है। किसको डायरेक्शन दे रहा है? गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ये काम करने हैं, ठीक। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले और इसके अलावा एक आर्टिकल पार्ट 4A भी ऐड किया गया इसके बाद, पार्ट 4A कैपिटल ए, जिसमें आर्टिकल 51A है, ठीक है। ये क्या बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, आप ये ध्यान रखें कि ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? फंडामेंटल राइट्स तो थे, डीपीएसपी तो था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं डाले गए थे। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट रट्टा मान लीजिए, ये अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट किया था इंदिरा गांधी ने, तो इसमें इसको ऐड किया था। इसी में आपको याद होगा कि सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड, वो सब भी ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी डीपीएसपी भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। 51 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो 51 आर्टिकल 51A ऐड किया गया। और इसमें जब ऐड किया गया था तो स्मॉल, यानी कि यहाँ पे जो था वो स्मॉल ए से लेकर और जे तक था, कितने? जे तक। लेकिन बाद में यानी 10 थे, अभी क्या हो गए हैं? के तक हो गया है। कितने तक हो गया है? ए। तो ए से लेकर के तक सब क्लॉजेस के अंदर है आर्टिकल 51 क्लॉज ए के अंदर। तो कहने का मतलब ये दोनों जो है, क्योंकि पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, ये ड्यूटी है स्टेट की, यहाँ पे समझिए स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है। और ये ड्यूटी है सिटीजन की, ठीक है ना। पार्ट 4 में जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये किसकी ड्यूटी है? सिटीजन की। जो इंडिया का सिटीजन है उसको इन ड्यूटीज को करना है। अच्छा, पहले इंडिया के सिटीजन की ड्यूटी की बात नहीं की गई थी, सिर्फ किसकी बात की गई थी? राइट्स की, सिर्फ राइट्स की बात की गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा, क्योंकि हॉफेल्ड कहता है, कौन कहता है? 2017 प्री का क्वेश्चन है, किसका है? 2017 में यूपीएससी प्री पूछता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। पूछा था ना कि क्या कोरिलेटिव है? तो राइट्स और ड्यूटीज आर कोरिलेटिव, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राइट्स आर द क्लेम। क्या बताया था? राइट्स आर द क्लेम। तो क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर द, तो सामने वाले की ड्यूटी है। तो ये दोनों कोरिलेटिव है, जहाँ राइट है वहाँ किसी ना किसी की ड्यूटी है। तो हमारी ड्यूटी है तो किसी ना किसी का अधिकार है। यानी कि ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप जो है मतलब राइट्स की बात करेंगे, ड्यूटीज की बात नहीं करेंगे। जो यू मस्ट टॉक अबाउट राइट एज वेल एज ड्यूटीज। तो राइट्स की भी बात की जाएगी और ड्यूटीज की भी बात की जाएगी। तो यूपीएससी के अंदर जो है जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट्स से भी ड्यूटीज से भी क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे कई बार आपको ड्यूटीज से क्वेश्चन मिलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज से एंड फंडामेंटल राइट्स से। तो फंडामेंटल राइट्स जो है राइट सिटीजन के हैं और फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन की है, ठीक है। और डीपीएसपी जो है वो ड्यूटी है, लेकिन किसकी? स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर 1976 में
जो है ऐड किया गया। मैंने एक बात और बताई कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को। क्या आपको याद हो गया? इसी से सोशलिस्ट व सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था और यूनिटी वर्ड ऐड की गई थी, और साथ में यहाँ से क्या ऐड किया गया था इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी। और भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं जो कि 1976 में हुए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद उसके फर्दरेंस में जो जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी उसको नलीफाई करने की कोशिश की, उसने कुछ चीजें उसमें से हटाने की कोशिश की, उसको सही करने की कोशिश की, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 इसके बाद आया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अमेंडमेंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में फिर जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, और वो किसने किया है? जनता पार्टी गवर्नमेंट ने किया था, इसको इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन? अच्छा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 36, मेरी स्लाइड्स खोलेंगे आप लोग तो उसमें आपको मिलेगा। आर्टिकल 36, 37 सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो हमारा जो है आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक में सबसे पहला आर्टिकल अब शुरू कर रहे हैं हम, जो है 36, आर्टिकल 36। तो मेरे स्लाइड्स में भी आपको मिल जाएगा, मैं भेजा है मैंने कल आपको, डीपीएसपी भेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में के बारे में कुछ बातें जो यूपीएससी प्री के अंदर क्वेश्चन आई हुई है। आप फोर्थ स्लाइड खोल लीजिए। फोर्थ स्लाइड जो है वो सब लोग खोल ले। देखिए क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलोंग विद द फंडामेंटल राइट कंटेन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है? इसको सोल कहा जाता है। फंडामेंटल राइट के साथ जो है, फंडामेंटल राइट्स के साथ डीपीएसपी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोल। ठीक है, सोल मतलब आत्मा, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलोंग विद द फंडामेंटल राइट कंटेन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखिए, ये बात कही गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या नाम है जो है किसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल, वो उसको सॉरी हार्ट एंड सोल किसको कहते हैं? आर्टिकल 32 को। लेकिन सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? फंडामेंटल राइट विद डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, दोनों को मिला के सोल बताया जाता है। कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा देखनी है, सोल देखना है, तो आप फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के साथ पढ़ लीजिए, आपको आत्मा दिख जाएगी। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ऑनलाइन? आवाज आ रही है? तो बच्चे बोल। अच्छा सुनो, पता है अब ये मत कोई मतलब, रिदा आवाज आ रही है? इसका नेटवर्क इशू हो रहा है मुझे लग रहा है। संजीता आवाज आ रही है क्या? इसमें एक चीज, अब कोई ये मत कह देना कि सर तो जादू टोना दिखा सिखा रहे थे और बता रहे थे कि क्या नाम है आत्मा दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आत्मा नहीं दिखा रहा हूं ये, फंडामेंटल राइट तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है ओके, और अगर डीपीएसपी को उससे कोरिलेट कर लोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा समझ में आ जाएगी। ठीक है, दिखने लगे ना लिखे वो अलग बात है। दूसरा ये सब प्री के क्वेश्चंस के पेज पे बने हुए हैं तो एक भी मिस नहीं करना है। दूसरा नोवेल फीचर, इसको किसने कहा है? नोवेल फीचर, न्यू फीचर, द इंपॉर्टेंट फीचर, किसने कहा है नोवेल फीचर? बी आर अम्बेडकर ने। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्री का क्वेश्चन है। ठीक, किसको कहा है? डीपीएसपी को। किसने कहा है नोवेल फीचर? उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जीएन जोशी एक जूरिस्ट है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। क्या बोली? कि इट कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। इसके अंदर जो है ना बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के बारे में बात की गई है। मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसके बारे में। क्या गलत बात कहा है? कहा है, सही बात कही है ना? तो जीएन जोशी ने ये बात कही है। उसके अलावा जो है आप देखें, ऑस्टिन। ऑस्टिन कौन है? याद करो, ब्रिटिश जूरिस्ट जिसने, ऑस्टिन ने क्या दिया था? ऑस्टिन ने क्या दिया था? सीडीएस, सोवरिन का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑस्टिन के जिम्मे जाता है। ठीक है, तो ऑस्टिन ने क्या कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कंसाइंस किसको कहा है, यानी कि अगर आपको समझना है सोच क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो किस ऑस्टिन ने क्या कहा है कि डीपीएसपी देख लो और फंडामेंटल ड्यूटीज देख लो, फंडामेंटल राइट्स देख लो। राइट,
और सर बी एन रॉ कौन थे, याद करो, याद करो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में याद करो, मैंने बताया था बी एन रॉय, एम एन रॉय बताया था 1934, एम एन रॉय को बताया था कि इन्होंने पहले बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और बी एन रॉय मैंने क्या बताया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, याद करो, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी के एडवाइजर थे, याद है। तो बी एन रॉय जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के एडवाइजर थे, उन्होंने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एडवाइजर, उन्होंने एडवाइस किया था कि दैट इंडिविजुअल राइट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इंडिविजुअल जो राइट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, क्योंकि ये राइट्स में ही था, ड्यूटीज जो थे डीएसपी डीपीएसपी राइट्स में ही थे, तो उन्होंने कहा दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एक जो कि इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट हो जैसे फंडामेंटल राइट, और दूसरा जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट हो जैसे डीपीएसपी। उन्होंने कहा कि देखो सारी बातें गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट को कहा जाए कि तुम ये भी करो वो भी करो वो भी करो तो नहीं होगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइट जिनको अगर गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे को रखा जाए इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है। और जो चीज ये है कि ठीक है बर्दाश्त किया जा सकता है अगर कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लेकिन वो भी राइट्स ही हैं, तो राइट्स को उसने बोला था कि इंडिविजुअल जो राइट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, बी एन रॉ ने, और उनकी बात को माना गया, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, बल्कि जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाह रही थी कि ये मतलब एडवाइस से पहले ये बात हो रही थी कि राइट्स ये सब राइट्स ही हैं, ये सब राइट्स ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा इसको दो तरह से कैटेगराइज किया जाए, ताकि एक जो है इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ हो, ठीक है, और दूसरा जो है नॉन इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ हो, ठीक है, लेकिन है दोनों क्या, राइट्स ही। क्या आपको समझ में आ गया? अब को रिलेटिव है ना कि सिटीजन का राइट है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ठीक है ना। ठीक, तो ये बी एन रॉ की बात को याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नॉवल फीचर जो है ये नॉवल फीचर्स हैं, इसको बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 1937 में, और जो कि कॉपी किया गया खुद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कॉपी किया था इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये नॉवल फीचर को कहां से बोरो किया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। आयरिश मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड कहां है पता है ना? इंग्लैंड के बगल में देखोगे तो आपको आयरलैंड दिखेगा, ठीक है ना। आयरलैंड जो है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन 1937 का वहां का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से कॉपी किया था ये क्या नाम है डीपीएसपी को, और उन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से खुद कॉपी किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने भी कॉपी करने में हमें शर्म थोड़ी ना आती है, हम कर लेते हैं। अच्छी बात है तो कहीं से भी, वो कहा जाता है कि अच्छी और सच्ची बात कोई भी कहे उसको ध्यान से सुनो, यह हदीस है कि नहीं है। तो इसलिए अब ये वाले बात, ये जितनी भी बातें यहाँ लिखी हुई इन सब पे प्री में, यूपीएससी प्री में भी और पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या आपको ये बात, ये पहली स्लाइड, फोर्थ जो स्लाइड है वो समझ में आई है या नहीं आई, बता दो मुझे। आई समझ में? ठीक, अब हम आते हैं, छलांग लगाते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल 36 ऑफ ये ओरिजिनल बेयर एक्ट लिखा है मैंने, ठीक है ना। ओरिजिनल बेयर एक्ट पढ़ने से क्या होता है कि आप गुमराह नहीं होते, आप सही रहते हो, आप उसी बात को समझने की कोशिश करते हो जो रियल में इंपॉर्टेंट है, राइट। अदरवाइज क्या नाम है, लोग कुछ भी कहानी गाते रहते हैं। और आर्टिकल सबसे ज्यादा जो कमी है इसकी इसकी रमेश सिंह की, किसने आर्टिकल के साथ नहीं लिखा है चीजों को, इसने कहानी के तौर पे लिखा है, तो टेक्निकल नहीं रह जाता है उतना। और इसकी जो सब मुझे कमी नजर आती है कि एडवोकेट्स वगैरह के लिए फिर ये बोरिंग हो जाता है, या अच्छे जो मतलब जो पढ़ने लिखे वाले हैं उनके लिए बोरिंग हो जाता है, फिर उनको दोबारा फिर डीडी बस उठा के पढ़ते हैं, इसीलिए वो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ते फिर। तो जो ज्यादा जानकार है वो लक्ष्मीकांत के बजाय डीडी बसु उठा लेते हैं, क्योंकि डीडी बसु में आर्टिकल के हिसाब से लिखा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये काफी ल्यूसिड वे में लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए ठीक है। लेकिन इसको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे हिसाब से पढ़ लोगे बस काम हो जाएगा। तो ये मेरी स्लाइड्स और मैं जो बताता हूं उसको ऐड करते जाओ एंड यू विल गेट द थिंग। तो यहाँ पे आर्टिकल 36 है। 36 मेरे उससे देखो, मेरी स्लाइड से देखो। पहले मेरी स्लाइड पढ़ लो, फिर मैं खुद पढ़ा दूंगा, वो लक्ष्मीकांत मैं खुद पढ़ाऊंगा, बता दूंगा कैसे पढ़ना है क्या। लेकिन उससे पहले मेरी स्लाइड देखो। सब लोगों के पास स्लाइड है, खोल लिया। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये बेयर एक्ट ही है, चाहे बेरेट खोलो चाहे ये खोलो बात बराबर है, लेकिन इसको खोलो क्योंकि इसमें कुछ चीजें मैंने हाईलाइट मार कर रखी हैं। तो 36 से डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। आप सबको पता है ये डेफिनेशन में कोई बड़ी बात नहीं है, आर्टिकल 12 पढ़ाया था। तो यहाँ जिसने कह दिया कि देखो भाई ऐसा है कि स्टेट की यह भी डेफिनेशन है, लेकिन स्टेट की वही डेफिनेशन रहेगी जो आर्टिकल 12 में पार्ट 3 में थी। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 के अंदर क्या बोला है, क्या बोला है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, स्टेट की यही डेफिनेशन है, तो जो डेफिनेशन वहां थी वही रहेगी, ठीक। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बहुत 36 क्या समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट वाली डेफिनेशन फॉलो करो कि इसने बोल दिया यहां पे, ठीक है। हमें नई डेफिनेशन नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। स्टेट की सेम डेफिनेशन रहेगी।
लेकिन आर्टिकल 37 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने पहले बोल दिया कि देखो साहब, जो बी एन रॉय ने कहा था, उन्होंने बोला था ना, क्या बोला था बी एन रॉय ने, बोलो क्या बोला था, कि राइट्स दो तरीके से डिवाइड कर दो मेरे भाई, एक आप क्या कहो, इन्फोर्सिबल, जस्टिसिएबल, और एक नॉन जस्टिसिएबल, है ना, ये तो बोला था। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला, या ये एग्जाम में प्री के अंदर बहुत क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, रखेंगे ध्यान। क्या पूछता है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट, द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स बाय द एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते, अगर डीपीएसपी का किसी का वायलेशन हो रहा है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन अब इसमें आगे भी है, बट प्रिंसिपल देयर इन लेट डाउन आर नेवर द लेस fundamental in the governance of the country and shall be the duty of the state to apply these principles in law making। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस मैंने पीछे दे रखे हैं, जो जो यूपीएससी में आए, बहुत इसी आर्टिकल से कम दसियों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसी यूपीएससी ने, कि कौन सा ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा क्या नाम है आर्टिकल, कौन सा ऐसा, किसके बारे में बात हो रही है कि वो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बट फंडामेंटल इन द लॉ मेकिंग एंड क्या नाम है पॉलिसी मेकिंग। तो आंसर है डीपीएसपी। बस ऐसे, मतलब ये आर्टिकल 37 को घुमा घुमा के पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जस्टिसेबल। तो आर्टिकल उन्होंने दे दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड क्या नाम है आपका फंडामेंटल राइट, एंड देन क्या नाम है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसे करके दे दिया। अब उसमें से बोला कौन सा नहीं है, तो 1 2 1 2 3 1 2 4 ऐसे करके, तो कौन कौन से नहीं है जस्टिसेबल, 4 दोनों नहीं है, 4 ए भी नहीं है 4 भी नहीं है, दोनों जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, याद रखो 4 नहीं है, बस पार्ट 4 नहीं है, पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी भी नहीं है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है, याद हो गया है भाई। लेकिन जब आप लॉ बनाओगे, जब आप कानून बनाओगे, ठीक है ना, बट ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट, कि भैया लेकिन बट जब जो भी प्रिंसिपल इसके अंदर हैं ले डाउन, नेवर द लेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड शैल बी ड्यूटी, और ये ड्यूटी होगी, किसकी ड्यूटी होगी, शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, किस चीज में, कि वो अप्लाई करे इन प्रिंसिपल को वाइल लॉ मेकिंग। ठीक है भाई, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों के, ये लोग नहीं बोलेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये लोगों ने सोच लिया है ना कि मैं ही पागल, मैं खास खास के बोलता हूँ, ये लोग उधर से हूँ हाँ भी नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है, देखो दर्द मेरी वाइफ को हुआ तुरंत बोल दी, देखो इतने ऐसे ही होता है, बाकी लोगों ने नहीं बोला, देख रहे हो कितने बदमाश है। जैसे मैंने कहा खास खास के पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे देखो मोहब्बत जाग उठी। ठीक है, जस्ट किडिंग। अरे क्या नाम, तुम्हें समझ में आया रिदा, नाम ले लेके पूछना पड़ेगा। नेट अटक रहा है, तो तुम 2 कदम पे हो, 2 कदम पे हो, 2 कदम पे, यू कैन कम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो अब नेट अटक रहा है तो तुम वाईफाई साईफाई ले लो, दोबारा रिज्वाइन कर लो, बाहर जाके दोबारा से रिज्वाइन करो। संजीता तुम्हें आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा ठीक है, देखिए आर्टिकल 38 पे देखिए, आर्टिकल 38 जो है, स्टेट टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर, ठीक है, अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक, अगर इस पे नहीं आ रहा हो तो मैं जूम पे ले लेता हूं, अगर उसको दिक्कत हो रही हो तो रिदा, अगर दिक्कत ज्यादा हो रही है तो जूम पे क्लास ले लेता हूं, अगर नेटवर्क इशू मतलब तुम्हारा रिजॉल्व ना हो रहा हो। वैसे मुझे लगता है रिजॉल्व हो गया होगा, आवाज आ रही है? अब ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब यहां से एक्चुअल में फंडामेंटल जो जो डीपीएसपी है वो एक्चुअल में 38 से शुरू होता है, वो तो दोनों कहानी है, ठीक है ना, कि मतलब एक में ये है कि इन्फोर्सबल नहीं है, दूसरा ये है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब देखो कहानी शुरू हो रही है कि हम डीपीएसपी कहता क्या है, तो कहता है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी कहता है, सॉरी, अगर मेरी जुबान से बार बार फंडामेंटल राइट निकले तो प्लीज डोंट लाइक, क्योंकि आदत हो जाती है ना कभी कोई। डीपीएसपी कहता है कि स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर,
क्या करना है? सोशल ऑर्डर सिक्योर करना है फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या करना है? लोगों का वेलफेयर करना है ना, सोशल ऑर्डर और प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल। अच्छा, वेलफेयर करना है तो क्या करना है? तो स्टेट क्या कह रहा है? द स्टेट शैल स्ट्राइव to promote the welfare of the people by securing and protecting as effective as may be the social order in which justice, social, economic, political। क्या ये वर्ड पहले नहीं सुने आपने प्रियम्बल में? तो यही चीज यहां पे कह रहा है, क्योंकि प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक, देखो तो तीन चीजें आपको मिल गई जो जस्टिसिएबल नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट नहीं जा सकते। डीपीएसपी नहीं है, क्या नाम है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है लेकिन। तो ये कह रहा है कि जस्टिस देना है आपको। कैसा कैसा जस्टिस देना है? ये वाले जस्टिस देने हैं। कौन कौन से जस्टिस भैया? ये जस्टिस देना है। ठीक है, ये ठीक है। तो और ये किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। समझ में आ रही बात? और स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कौन? दे रहा है तो हम, ये स्टेट अगर हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, स्टेट हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो ये समझिए कि उसको आदेश किसने दिया ऐसा अच्छा काम करने का? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो हमें एहसान किसका मानना चाहिए? हाँ, ठीक है ना। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आदेश मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कैसा जस्टिस चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल पता है जस्टिस का मतलब क्या है? ठीक है, अब ये आर्टिकल में आ गया है। पार्लियामेंट में हो, प्रियम्बल में हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहां तो है इकोनॉमिक एंड, मैंने जैसे बताया कि फिल्म का सिर्फ ट्रेलर है प्रियम्बल, पूरी फिल्म तो इधर चल रही है। अब ये फिल्म है, ठीक है ना। तो यही ये वाला सीन दिखाया था ना प्रियम्बल में। कहते नहीं ट्रेलर में ये वाला सीन ना आया था, ये ट्रेलर में ये वाला सीन दिखाया था नहीं दिखाया था? दिखाया था ना। ठीक है, तो उसका पहला क्लॉज क्या है कि प्रमोट करना है सोशल ऑर्डर। ठीक है, सोशल ऑर्डर को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इसको सबको, हर किसी के नेशनल लाइफ में हर किसी को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना। मैं इसको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि इसका मतलब क्या है। ऑलरेडी आप जानते हैं सोशल जस्टिस का क्या मतलब है, ऊंचा नीचा कोई नहीं हो। इकोनॉमिक जस्टिस कोई अमीर गरीब ना हो। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हर कोई राजा बन सके, मतलब हर कोई, समझ रहे हो ना, पॉलिटिकल पावर वो कर सके। ठीक है ना, हर प्रधानमंत्री बनना है कुछ भी। इसके अलावा ये जो लाइन है बस यही इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट द इनइक्वालिटी। मतलब जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी इनकम इनइक्वालिटी या किसी भी तरह की इनइक्वालिटी जो समाज में फैली हुई है, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है, तो डिफरेंट ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका यह है कि उनमें से इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए। ये नहीं हो कि कुछ लोग बहुत अमीर हो, जिनके पास इतना पैसा हो कि वो गिन ना पा रहे हो, इतनी ज़मीनें हो कि उनको पता भी ना हो, और कुछ लोगों के पास यह है कि सर छुपाने की भी जगह ना हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको क्या कहते हैं कि भैया ये वायलेशन है किसका? डीपीएसपी का। सिटीजन के राइट का एक तरह से वायलेशन है, लेकिन डीपीएसपी का तो वायलेशन है ही है। और डीपीएसपी एक गारंटी करती है। अब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप कह सकते हो कि आपकी ड्यूटी आप कर नहीं रहे हो। मोरल ड्यूटी तो समझ लीजिए आपकी है, लीगल ड्यूटी है, लीगल भी है लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता कि मैं कोर्ट ही जाऊं तभी मेरा काम करोगे। भाई आपकी ड्यूटी आपको करना चाहिए, आप नहीं कर रहे तो मुझे मजबूर होकर कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे आपने ये भी रास्ता बंद कर दिया कि मैं कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन आपकी ड्यूटी तो है ना कि सोशल वेलफेयर करें आप। ठीक है, और इनइक्वालिटी को आप रिमूव करें, ये रिहाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, फिर आपका आज आता है ये 39। मैं आज सिर्फ आप लोगों को आर्टिकल 40 तक बताऊंगा बस। 39, सर्टेन प्रिंसिपल ऑन द पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ प्रिंसिपल और पॉलिसी जो स्टेट को फॉलो करना है वो कौन से? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इस पॉलिसी टूवर्ड्स, किसका? सिटीजन में पहला पहला क्लॉज देखें, सिटीजन में मैन हो, वुमेन हो, ठीक है, मैन वुमेन इक्वल राइट होगा, और एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि अगर कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो चाहे मैन हो और चाहे मैन वुमेन हो, सबको इक्वल राइट होगा। ठीक है ना, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड दिया जाएगा सबको। ठीक, दूसरा ये बी और सी याद करो, ये दो क्लॉज आपने कहां देखे थे? 39 क्लॉज, 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी कहां देखा था आपने? आपने देखा था आर्टिकल 31 सी के अंदर देखा था, डीपीएसपी पढ़ाते वक्त, तो फंडामेंटल राइट पढ़ाते वक्त देखा था ना। तो यही है, यहाँ पे यह है कि 30 इसको इन्फोर्स करने के लिए, 39 बी और सी को इन्फोर्स करने के लिए, अगर कुछ लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हो सकता है उसमें स्टेट को बचा लेता है कौन? आर्टिकल 31 सी। तो 39 बी और सी क्या है? वो 39 बी ये है
कि ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेस्ट सर्व ऑफ द कॉमन गुड, ठीक है। यानी कि जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है मटेरियल सोर्सेज पर ऑफ द कम्युनिटी, लोगों के कम्युनिटी के मटेरियल सोर्स पर जितनी भी चीजें हैं वो सब कम्युनिटी का ही है, आप लोगों का ही है। उस पर अधिकार किसका है? लोगों का है। तो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि वो सबका, सबके लिए भलाई का काम करे, ठीक है ना। ये ना हो कि अमीर के हाथ में खूब पैसा और गरीब बेचारा भूखा मर रहा हो, ऐसा ना हो। राइट, क्लियर। तो ये है कि मटेरियल रिसोर्स पे सबका अधिकार हो। कुछ लोग अधिकार अपना करके उस पर कुंडली मार के बैठ गए हैं और कॉमन गुड के लिए काम नहीं हो रहा है। लोगों के भलाई के लिए काम होना चाहिए जो मटेरियल रिसोर्स है, क्योंकि ये कंट्री में सबका हक है। थर्ड सी में क्या है? ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। यानी कोई भी इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए कि कंसंट्रेशन मतलब जो मतलब कंसंट्रेशन है, जो वेल्थ है का कंसंट्रेशन है वो बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन कॉमन डेट्रीमेंट को हो जाए। यानी कि कुछ लोगों का तो भला हो रहा हो, बाकी लोगों का नुकसान हो रहा हो। जैसे 2-4 लोग फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही है, बाकी जनता जो है वो गड्ढे में, ठीक है, सफर कर रही है। भाई आपने ऐसे इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू किए हैं जिससे क्या हो रहा है कि एक ग्रुप को तो मतलब सब्सिडी मिल रही है, वो एक ग्रुप को जो सब्सिडी मिल रही थी आपने पूरा सबको सब्सिडी मिल रही थी खत्म कर दी। पेट्रोलियम कंपनीज हैं या अंबानी ग्रुप्स हैं या अडानी ग्रुप्स हैं, उनको तो आप फायदा उठा पहुंचा, ऐसे इकोनॉमिक ऑपरेशन हो रहा है कि उनको फायदा हो रहा है, ठीक है ना। कॉमन जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। क्यों? क्योंकि कॉमन डेट्रीमेंट है, सिलेंडर महंगा हो गया, 1100 1150 रुपए का सिलेंडर है, पानी आदमी खरीद के पी रहा है, टैक्स आप हर चीज पे ले रहे हो। भाई आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, वट एवर यू आर परचेजिंग, वेदर यू आर टेकिंग अ मेडिसिन और यू आर टेकिंग एनीथिंग, आप अपने बच्चे के लिए दूध खरीदने जाते हो, आप जितने पैसे में 1.5 किलो दूध ले सकते हो ना, उतने पैसे में सिर्फ आपको 1 किलो दूध मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आधा किलो आपके बच्चे का हक जो है वो कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। हर वो गरीब किसान, हर वो गरीब इंसान जो टैक्स दे रहा है, कुछ भी खरीद करके इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, वो एक्चुअल में आधा लीटर जो उसके बच्चे का हक था वो हक मारकर उसको गवर्नमेंट उसे छीन ले रही है पैसा। दूध से लेकर कोई भी सामान वो खरीद रहा है, प्रोडक्ट कुछ भी। तो गवर्नमेंट आपका बच्चे का जो 1.5 किलो दूध था उसका आधा किलो दूध का पैसा गवर्नमेंट अपनी जेब में ले रही है और आपके वेलफेयर के लिए क्या कर रही है? काजू की रोटी खा रही है, तो उसे आपका वेलफेयर होगा, ठीक है। मोदी जी घूमेंगे और सारे नेता लोग जितने भी हैं वो सब जेट में घूमेंगे और आप लोग जो है और उनकी सैलरी इनकी जो यानी कि और आपके हिस्से की रोटी ये 1.5 किलो जो दूध है ये किसके हक में जा रहा है? अदानी और अंबानी के हक में जा रहा है। तो ये एक्चुअल में अगर अदानी अंबानी और दूसरे ग्रुप के हक में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन? कॉमन डेट्रीमेंट। ये कॉमन डेट्रीमेंट इकोनॉमिक ऑपरेशन आपने ऐसे किया है कि जिससे कॉमन लोगों की जो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन एक डायरेक्शन में। क्यों अदानी और अंबानी अमीर हो रहे हैं भाई? एक ही डायरेक्शन में इतना अमीर क्यों हो रहे हैं? ठीक है। और कॉमन जो जनता है क्या वो अमीर हो रही है? क्या उसकी हालत क्या है? तो ये जो कॉमन आपने ऐसे इकोनॉमिक अगर ऑपरेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी ऐसे इकोनॉमिक ऑपरेशन होने से रोके जिससे कुछ लोगों का भला हो, बाकी मास लेवल पे लोगों के नुकसान हो। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी तो उसको आर्टिकल 31 का प्रोटेक्शन भी है। मतलब वो कल जाए और अदानी से बोले भाई चल बंद तेरा सब नेशनलाइज, ठीक है, रिलायंस से बोले सब नेशनलाइज, तो आर्टिकल 30 वो फंडामेंटल राइट भी क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31C का प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट को कि लोगों की भलाई के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ लोगों का अगर ले लेती है, और यहाँ इसी साथ में डीपीएसपी भी उसको ये इजाजत देता है कि कॉमन डेट्रीमेंट को है, लोगों का नुकसान हो रहा है, बस कुछ लोगों का फायदा हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो? लॉ बना दो और ले लो, छीन लो, नेशनलाइज कर लो। कोई करेगा? हिम्मत है किसी में? मुझे प्रधानमंत्री बना दो, अभी कर दो, ठीक है, और वो कभी होगा नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है ना। ओके भाई, क्लियर है। बी और सी पे मैंने क्यों टाइम दिया? क्योंकि बी और सी जो है वो किसमें? आर्टिकल 31C में है, ठीक है। अब देखिए डी, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। यानी कि पहले क्या होता था पता है? औरतों को वही काम करने के कम पैसे मिलते थे, मर्दों को ज्यादा पैसे मिलते थे। तो उसमें ये कहा गया कि देखो भाई सेम पोजीशन पे सेम काम कर रहे हैं तो औरत और मर्द को इक्वल पे फॉर इक्वल देना चाहिए। और ये सिर्फ यहां नहीं है, इसको फंडामेंटल राइट के अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 21 में भी माना जाता है। पता है आपको?
आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर इसको भी राइट टू लाइवलीहुड में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को मैन और वुमेन के लिए माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन और वुमेन। दैट यहाँ पे और कहा है कि दैट द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन शुड नॉट बी अब्यूज्ड एंड द क्या नाम है, सिटीजन आर नॉट फोर्स्ड टू बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर ए वोकेशन अनसुटेड फॉर देयर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। क्या जबरदस्त, मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है भाई साहब, कितना दिल वाले लोग थे वो। क्या लिखा है उन्होंने, देखो उन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथ, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर मैन और वुमेन और टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन इकोनॉमिक नेसेसिटी से। जैसे आपको पता है बहुत अच्छे से कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक नेसेसिटी से मजबूर होकर, इकोनॉमिक नेसेसिटी मतलब खाने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इस नेसेसिटी से मजबूर होकर पता नहीं कितने लोगों ने जो है पता नहीं कैसे कैसे काम किए, जो उनके हेल्थ के लिए, जो उनकी स्ट्रेंथ के लिए, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही डेट्रीमेंट है। राइट, ओके, एज के लिए टेंडर बच्चों ने किए हैं, वुमेन ने किया है, मेन ने किया है, जो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी प्रेस्टीज के लिए ठीक नहीं है, बट उनको करना पड़ा है इकोनॉमिक नेसेसिटी को। तो उस समय 1951 में इन लोगों ने इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट में डाला था कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो ऐसा, मतलब ये चीज ऐसे किसी ऑक्यूपेशन में उनको ना जाना पड़े, स्टेट ये इसको एश्योर करे कि किसी भी इंसान को ऐसे किसी काम में ना जाना पड़े जिससे उसकी हेल्थ, उसकी स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय होती हो, बच्चों की टेंडर एज जो है वो अब्यूज होती हो इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से, यानी कि पैसे नहीं है खाने के लिए, और क्या नाम, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और रहने के लिए घर नहीं है, उसके लिए वो ऐसे कामों में, यार मेडिकल के एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो उसकी हेल्थ और स्ट्रेंथ के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो उस समय गवर्नमेंट ने कहा था, गवर्नमेंट को ये काम करने की जरूरत है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्योंकि जस्टिसेबल नहीं है तो क्लेम नहीं कर सकते आप, लेकिन कह तो सकते हो। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट में पता है, लोग, पार्लियामेंट ने आपको हक दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, पार्लियामेंट में बोला कि क्या नाम है, क्या बोला था भाई, इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग की, मतलब उनकी जो टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन जो है, बच्चों की जो टेंडर एज है बेचारों की है, उनको, उनका एब्यूज हो जाए है, तो इसलिए उन्होंने इतना मतलब गहराई से सोचा था। आज देखिए आज़ादी के टाइम से पहले इन्होंने, आज़ादी के टाइम पर ये सोचा था कि हमारा ऐसा होना चाहिए, और आज देखिए कितने बच्चे और कितने वुमेन और कितने मेन इकोनॉमिक नेसेसिटी से मजबूर होकर क्या क्या कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और बहुत से किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि वो तो छोड़िए कि हेल्थ, और वो क्या सुसाइड तक कर ले रहे हैं। दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड द फैसिलिटी टू डेवलप हिज हेल्थ, develop in a healthy manner and in the condition of the freedom and dignity, and that the childhood and the youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। ऐसा ना हो कि उनको छोड़ दिया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। तो ये बच्चों के लिए स्पेशल आर्टिकल है, यहाँ पे जर्नल आर्टिकल है ये। ठीक है, ई और एफ जो है स्पेशली बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि, क्योंकि बच्चों से ही तो आगे, वही तो देश है का फ्यूचर है जो आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए जो है बच्चे जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो हेल्दी मैनर में उन डिग्निटी के साथ डेवलप कर सके। मैं तुम लोगों को क्यों इतना फोकस करता हूँ, क्योंकि तुम ही लोग तो फ्यूचर हो, तुम ही लोग तो कुछ करोगे लाइफ, दुनिया, इस देश के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए। तो इसलिए तुम्हारे ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, यूथ में, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, है कि नहीं है? अब तुम लोग अभी यूथ हो, तुम लोगों का अभी एज है जिसमें तुम लोग कुछ कर सकते हो, अच्छे मॉरल वैल्यूज के साथ अच्छे तरह से जाओगे तो बहुत से लोगों का भला कर सकते होगे। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग तुमसे उम्मीदें लगा के बैठे होंगे कि भाई साहब ऐसा कोई आदमी आएगा जो हमारे बारे में भी सोचेगा, क्योंकि लोग सिर्फ अपने बारे में या अपनों के बारे में ही सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों का अगर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन हो जाता है तो थोड़ा बहुत और सोच लेते हैं। लेकिन उस गरीब आदमी के, जिसे गांधी जी ने कहा था ना कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचो कि जो सबसे गरीब आदमी तुम्हारी नज़र में है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी पॉलिसी बनाने से। और आज क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि अडानी जो सबसे अमीर आदमी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोकस कितना चेंज हुआ है, कितना फोकस चेंज हुआ है। गांधी ने क्या कहा था, गांधी वाज सच अ नोबल मैन, उन्होंने क्या कहा था कि, मतलब इतनी बेहतरीन बात कही थी कि जब आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, जब आप कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हो, तो तुम्हारी नजर में जो सबसे गरीब आदमी तुम्हें दिखता हो उसको सोचो, उसकी तुम्हारी पॉलिसी से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचो, फोकस देखो। और एक क्या बोल रहा है, बोल रहा है आज के दौर में क्या है कि हम उसको देखेंगे जो सबसे अमीर आदमी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, गरीब को तो सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं है। आपको क्या बात समझ में आई, है भाई? फिफ्थ फिफ्थ ये एफ समझ में आ गया?
ऑनलाइन वालों? तो 39 ए बी सी से एफ तक आई होप कि सबसे लंबा आर्टिकल था ये इधर में। तो ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स आई थिंक क्लियर है। इसके बाद में आता है आपका 39 ए। ये 39 ए बाद में ऐड किया गया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। इसमें क्या हुआ, फ्री लीगल एड। 39 ए में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का मतलब क्या है, स्टेट शैल इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी and shall in particular provide free legal aid for the suitable legislation or scheme or in any other way to ensure the opportunity for securing justice and not denying to any citizen by reason of economic or other disabilities। यानी अगर उसके पास पैसा नहीं है और कोई दूसरी डिसेबिलिटी है तो उसको ये नहीं कि इसको जस्टिस भी नहीं मिलेगा, न्याय भी नहीं मिलेगा। जैसे आप कह देते हो कोर्ट में जाके कि भैया हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम वकील कर सके, तो आपको सरकारी वकील आपके लिए अपॉइंट किया जाएगा आपको डिफेंड करने के लिए। ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की जाती है। और ये जबकि डीपीएसपी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह फ्री लीगल एड के लिए एडवोकेट होता है। अगर किसी के पास एडवोकेट नहीं है तो उसको बोलते हैं कि फिर आपको सरकार की तरफ से एडवोकेट दिया जाए। मतलब यानी कि एक एडवोकेट रहना जरूरी है जो आपकी तरफ से बात कह सके, रख सके, समझ रहे हो ना? तभी जस्टिस को इंश्योर किया जा सकता है, क्योंकि नो पर्सन शुड बी कंडेम अनहर्ड। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि ऑडी अल्ट्रम पर्टम एंड क्या नाम है, यानी कि नो पर्सन शुड बी कंडम अनहर्ड। किसी को भी ऐसा नहीं है कि नहीं सुना जाना चाहिए, हर किसी को सुना जाना है। ठीक है, जो भी पार्टीज हैं। तो यहाँ पे फ्री लीगल एड के लिए सेल्स भी बनाई जाती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 40 देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हमारे यहाँ जो है विलेज पंचायत का के लिए पार्ट 9 में मतलब इतना डिटेल में कोई डिस्कशन नहीं था, ना ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था। उसके लिए हमने बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई थी, फिर अशोक मेहता, एल एम सिंह भी, ऐसे बहुत सारी कमिटीज बनाई। ठीक है, किसके लिए कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डाला जाए या कैसे अडॉप्ट किया जाए। लेकिन डीपीएसपी ने पहले ही कह दिया था कि 40 आर्टिकल 40 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत कि स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज पंचायत एंड empower them for such power and authorities may be necessary to enable the function of the unity of the self government। इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पहली बात कह दी थी कि एक यूनिट ऐसी तैयार की जाएगी जो कि विलेज पंचायत की बात करेगी और वो अपने हिसाब से सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे और उसके लिए उनको पावर भी देगी और फंक्शन की वो फंक्शन कर सके। लेकिन विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करते करते बहुत वक्त गुजर गया, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई, उनकी रिकमेंडेशन ली गई, फिर फाइनली जो है 1992 के अंदर जो है 1973 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो है इसको ऐड किया गया। ठीक है ना? तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है आपका पंचायती राज को और शेड्यूल 11 के अंदर ऐड किया गया, और इसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में म्यूनसिपैलिटीज को ऐड किया गया। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहाँ से आया, ये इन्होंने जो ऐड किया, ये डायरेक्शन ही तो जो दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ये फ्यूचर में कर लेना, तो इन्होंने किया। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया। इसके लिए मतलब मैं चाहूं तो आपको 3 आर्टिकल और पढ़ा दूं, कहो तो, या रहन दूं आज? तुम लोग बताओ भाई, पढ़ाऊं कि रहन दूं? ऑनलाइन वालों पढ़ा दूं? 3 आर्टिकल और पढ़ा दूं, सोच रहा हूँ 41, 42, 43 एंड 43 ए बी पढ़ा दूं या नहीं पढ़ाऊं? ठीक, हाँ ठीक है, चलो अच्छा, इतना काफी है, इतना कर लो पहले।